ब्लैक होल बरसों से हमारे लिए बहुत ही आकर्षण का विषय रहा है। इसका भविष्यवाणी सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं, सभी तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम फ्यूज होकर हीलियम बनता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स तारे को बाहर की ओर धकेल के रखता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स तारे को अंदर की ओर धकेल के रखता है। और इस तरह से दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है और इसलिए तारा स्टेबल रहता है। पर जब हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगता है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स का पल्ला भारी हो जाता है और इस तरह से तारा अस्थिर हो जाता है। और इस लड़ाई में आखिरी में ग्रेविटेशनल फोर्स का जीत होता है। जब हमारे सूरज से करीब 3 गुना से ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाता है, तब वो तारा अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण पलक झपकते ही अपने केंद्र की ओर ढह जाता है और एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और फिर केंद्र पर सिर्फ एक अत्यधिक द्रव्यमान वाला वस्तु बच जाता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। इस तरह लाखों करोड़ों किलोमीटर लंबी रेडियस वाला तारा बस कुछ किलोमीटर वाले ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल के साइज को समझने के लिए हमें सौर से चाइल्ड रेडियस को समझना पड़ेगा। इस रेडियस को इवेंट हॉराइजन भी कहते हैं। ये लाइन ब्लैक होल को बाकी दुनिया से अलग करता है। इसी लाइन से ब्लैक होल का अंधेरा वाला पार्ट शुरू हो जाता है। इस लाइन के अंदर से प्रकाश भी बाहर निकल कर नहीं जा सकता है। अगर कोई वस्तु इवेंट हॉराइजन को पार करके आगे निकल जाता है, तो उसे ब्रह्मांड का कोई भी ताकत ब्लैक होल में गिरने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ लाइट से तेज नहीं मूव कर सकता है और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी लाइट का स्पीड से भी ज़्यादा होता है। इसलिए जाहिर सी बात है, यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी वस्तु ब्लैक होल बन सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, पर इसके लिए उस वस्तु को एक निश्चित सीमा तक कंप्रेस करना पड़ेगा, जिसे श्वार्ट्ज़ चाइल्ड रेडियस कहते हैं। और ये काम सूरज से 3 गुना से ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकता है। अगर हमारा पृथ्वी को इस सीमा तक कंप्रेस करेंगे, तो पृथ्वी का रेडियस मात्र 9 mm हो जाएगा, मतलब एक मटर के दाने का बराबर। इसका मतलब अगर हमारा पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना है, तो इसका साइज को एक मटर के दाने के बराबर कंप्रेस करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं श्वार्ट्ज़ चाइल्ड रेडियस को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे v एस्केप वेलोसिटी है, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। इस तरह से हाफ mc स्क्वायर इक्वल टू gm/r² हो जाएगा, और r² इक्वल टू 2gm/c², r इक्वल टू √2gm/c², जहाँ पे r श्वार्ट्ज़ चाइल्ड रेडियस होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जब हमारे सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा। हमारा सूरज ईंधन खत्म होने के बाद एक वाइट ड्रॉप बनेगा। इसका उत्तर हमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, जिसके लिए उन्हें सन 1983 को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। उन्होंने बताया था कि वाइट ड्रॉप बनने के लिए कोई भी स्टार का मास कितना होना चाहिए। उनका इक्वेशन कुछ इस तरह का है, r प्रोपोर्शनल 1/m⁻⁴। इस इक्वेशन को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि जब मास बढ़ता है तो रेडियस श्रिंक करता है। इस तरह से जब किसी वाइट ड्रॉप का मास 1.4 सोलर मास का बराबर होता है, तो रेडियस श्रिंक होकर 0 हो जाता है। इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसका मतलब कोई भी वाइट ड्रॉप का मास 1.4 सोलर मास के बराबर नहीं हो सकता या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उसका रेडियस को 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इसलिए वाइट ड्रॉप बनने के लिए किसी स्टार का मास 1 सोलर मास टू 1.4 सोलर मास के बीच होना चाहिए, तब जाके वो स्टार वाइट ड्रॉप बन पाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सूरज भी ईंधन खत्म होने के बाद एक वाइट ड्रॉप बनेगा। अब किसी स्टार का मास 1.4 सोलर मास टू 3 सोलर मास के बीच होने से वो एक न्यूटन स्टार बनता है, और 3 सोलर मास से ज़्यादा द्रव्यमान वाले स्टार का ईंधन खत्म होने से वो एक ब्लैक होल बनता है। चलिए अब इस बात पे विचार करते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के बहुत नज़दीक चला जाता है, तब उसका समय हमारे मुताबिक लगभग रुक सा जाएगा। हम करोड़ों साल में भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं देख पाएंगे, पर उस इंसान के पर्सपेक्टिव में बाकी ब्रह्मांड का समय बहुत तेज़ी से पार होगा। उसका 1 सेकंड में यहाँ पर करोड़ों साल बीत जाएंगे, और इस तरह से वो कुछ ही क्षणों में ब्रह्मांड के अंत समय तक पहुँच जाएगा, और इस तरह से वो अपनी आंखों से ब्रह्मांड का अंत देख पाएगा।
ब्लैक होल स्पेस टाइम को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है, इसलिए इसके सामने समय और अंतराल का कोई मायने नहीं रहता है। यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वहाँ पर जाने से आप अपना पास्ट और फ्यूचर को अपनी आंखों के सामने देख पाइएगा। अब इवेंट हॉराइजन को पार करके ब्लैक होल की केंद्र की ओर जाने से हमें जो जगह मिलता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहाँ पर हमारा क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में जाने से क्या होता है कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम लोग ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को पार करके आगे निकल जाएंगे तो ये एक टनल जैसा काम करेगा जो हमें दूसरे ब्रह्मांड पर ले जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक वर्म होल जैसा काम करता है जो हमें अलग समय पर ले जाता है। पर सिंगुलैरिटी का पार क्या होता है कोई नहीं जानता है, या कह सकते हैं कि इसका कोई भी ठोस जवाब अभी हमारे पास नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड बहुत अनोखा है और इसके बारे में हम लोग जितना जानने का कोशिश करेंगे उतना ही हमें नए नए नियम और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और जिससे हमारा जानने का इच्छा और प्रबल होते जाएगा। पर हमें यकीन है कि एक दिन हम लोग ज़रूर इन सब रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।